जय भीम। नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सम्यक वाणी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ ये निवेदन भी है कि यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो घंटी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। 3 जनवरी भारत की प्रथम शिक्षिका एवं युग महिला सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी चर्चा का विषय सावित्रीबाई फुले है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के नायगांव नामक कस्बे में हुआ था और आज यह कस्बा पालघर जिले का हिस्सा है। इनका विवाह महान समाज सुधारक एवं युग पुरुष ज्योतिराव फुले के साथ हुआ था। विवाह के समय सावित्रीबाई अनपढ़ थी, क्योंकि उस समय समाज में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था। विवाह के बाद उनके पति ज्योतिराव फुले जी ने ही सावित्रीबाई को घर पर ही पढ़ाया था। युग पुरुष ज्योतिराव फुले ने 1 जनवरी सन 1848 में देश की पहली कन्या पाठशाला पूना में खोली और छात्राओं की संख्या बढ़ने पर सावित्रीबाई को कन्या पाठशाला के अध्यापिका नियुक्त किया। तब से सावित्रीबाई फुले के कार्य का आरंभ होता है और सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम अध्यापिका बनी। उस समय उनकी आयु केवल 17 वर्ष थी। कुछ समय बाद भिड़ेवाड़ा में खोली गई इस कन्या पाठशाला की वे हेड मिस्ट्रेस बनाई गई, परंतु समाज की रूढ़िवादिता और अज्ञानता के कारण एक हिंदू महिला का टीचर बनना धर्म और समाज दोनों के विरोध में था, क्योंकि एक महिला चूल्हा चौका और घरेलू कार्यों को छोड़कर टीचर बने और पढ़ाने का कार्य करे, यह रूढ़िवादी समाज को स्वीकार नहीं था। इसलिए जब सावित्रीबाई लड़कियों को पढ़ाने के लिए कन्या पाठशाला जाती थी तो समाज के रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी लोग उन पर ताने कसते थे, उन पर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, परंतु ये सब अत्याचार सावित्रीबाई को अपने उद्देश्य से विमुख नहीं कर सका। वे लड़कियों को पढ़ाने लगातार कन्या पाठशाला जाती रहीं और लड़कियों को पढ़ाने का कार्य निरंतर करती रहीं। वे ताने सुनती रही, कीचड़, गोबर और पत्थरों को सभी को बर्दाश्त करती रही। जब उन पर लोग कीचड़, गोबर और पत्थर फेंकते थे तो वे कहती थी कि मैं यह कार्य अपने बहनों के लिए कर रही हूं और ये कीचड़, गोबर, पत्थर और ताने मेरे लिए फूलों के समान है। ये थी उनकी महानता। इसी बीच सावित्रीबाई फुले को थॉमस क्लार्कसन की जीवनी पढ़ने को मिली। थॉमस क्लार्कसन 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में दास प्रथा का विरोध करने वाले एक बड़े नेता थे। उनकी जीवनी पढ़ने के बाद सावित्रीबाई की पक्की धारणा बन गई कि शूद्रों और अछूतों को गुलामी से मुक्त करने के लिए जरूरी है कि उन्हें शिक्षा दी जाए। उस समय हिंदू समाज में क्रमिक असमानता पर आधारित अर्थात बेस्ड ऑन ग्रेडेड इनइक्वालिटी 4 वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों के बाहर एक वर्ग और भी था जिसे अछूत, अनटचेबल्स कहते थे। शूद्रों और अछूतों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति बड़ी खराब और शोचनीय थी। थॉमस क्लार्कसन की जीवनी पढ़ने के बाद सावित्रीबाई ने निश्चय किया कि वह शूद्रों और अछूतों को शिक्षा देने का कार्य जारी रखेंगी, ताकि शूद्रों और अछूतों को सामाजिक और शैक्षिक गुलामी से मुक्ति मिल सके। शूद्रों और अछूतों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने शूद्रों की अर्थात अछूतों की बस्ती में एक मंदिर में स्कूल खोला। इस स्कूल में पढ़ाने का कार्य ज्योतिराव जी की दाइमा सगुना बाई को सौंपा गया। इन सगुना बाई को भी ज्योतिराव ने ही घर पर ही पढ़ाया था। इसी समय समाज के प्रतिक्रियावादी लोगों ने अछूतों में यह डर फैलाया कि यदि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो समाज से तुम्हारा बहिष्कार कर दिया जाएगा
और तुम्हारे 7 पीढ़ियां नरक में चली जाएंगी। इस कारण स्कूल में अछूतों के बच्चों ने आना बंद कर दिया और स्कूल बंद होने की स्थिति में आ गया। तब ज्योतिराव जी ने स्थिति को संभालने के लिए अछूतों से एक सवाल पूछा कि यह बताओ कि यह आपको किसने कहा है कि आपका समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा और आपकी 7 पीढ़ियां नरक में चली जाएंगी। तो अछूतों ने जवाब दिया कि यह उन्हें ब्राह्मण देवता ने कहा है। तब ज्योतिराव जी ने अछूतों से दूसरा सवाल पूछा कि अब यहां राज किसका है, ब्राह्मणों का है या गोरे साहब का है। अछूतों ने जवाब दिया कि गोरे साहब का है। तब ज्योतिराव जी ने उनसे कहा कि अब गोरे साहब ने कहा है कि जो शूद्र और अछूत अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे उनकी 14 पीढ़ियां नरक में चली जाएंगी। ज्योतिराव जी की इस ट्रिक ने अछूतों के बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए आने के लिए फिर से प्रेरित किया और उनकी पाठशाला में अछूतों के बच्चे फिर से पढ़ने के लिए आने लगे। इसके साथ ही साथ सावित्री बाई जी और सगुना बाई जी घर घर जाकर बच्चों के माता पिता को समझाती थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। इसी बीच ज्योतिबा जी के पिताजी ने घर में क्लेश कर दिया। समाज के दबाव में आकर ज्योतिराव जी के पिताजी नहीं चाहते थे कि सावित्री बाई जी पढ़ाने के लिए स्कूल जाएं। वे चाहते थे कि स्कूल को बंद कर दिया जाए, परंतु ज्योतिराव जी अपने पिताजी की इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहीं और जाने के लिए अपने कपड़े इकट्ठे किए और पुस्तकें बांध ली। उन्होंने सावित्री बाई जी से कहा कि तुम अपना निर्णय स्वयं लोगे कि तुम्हें मेरे साथ चलना है या तुम्हें यहीं घर पर रहना है। परंतु सावित्री जी ने अपने पति के साथ कदम मिलाकर जाने का फैसला किया ताकि वे शूद्रों और अछूतों को शिक्षा देने के कार्य में अपने पति का सहयोग कर सके। सन 1848 से लेकर 1852 तक ज्योतिराव जी ने और सावित्री जी ने 18 पाठशालाएं खोली। इन पाठशालाओं का संचालन और प्रबंध सावित्री बाई ही करती थी। इस प्रकार भारत में नारी शिक्षा का आरंभ ज्योतिराव जी ने किया, परंतु उसे बढ़ाने का कार्य सावित्री जी ने किया। लड़कियों, शूद्रों और अछूतों को शिक्षा देने के कार्य में सावित्री बाई जी हमेशा ज्योतिराव जी के साथ रहीं। इस प्रकार लड़कियों, शूद्रों और अछूतों को शिक्षित करने में सावित्री बाई जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने अपने पति को पूरा सहयोग किया, मुसीबतों का डटकर सामना किया और कष्ट उठाए, परंतु वो शूद्रों और अछूतों के बच्चों को शिक्षा लगातार देती रही। वे लड़कियों, शूद्रों और अछूतों को शिक्षित करने के कार्य में लगातार लगी रही। सावित्री जी ने महिला सेवा मंडल नाम का एक संगठन भी बनाया था, जिसका कार्य महिला सुधार था। यह भारत की सबसे पहली महिला संस्था थी। सन 1896 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा। इस अकाल के समय भी सावित्री जी ने सरकार से राहत के कई कार्य कराए। सन 1897 में पूना शहर में प्लेग नाम की बीमारी फैल गई। आसपास के गांवों में ये बीमारी फैल गई। लोग बड़ी संख्या में मरने लगे। सावित्री जी प्लेग के रोगियों को अपने गोद लिए पुत्र डॉक्टर जसवंत के पास इलाज के लिए लाती थी। इसी बीच सावित्री बाई जी को भी प्लेग हो गया और वो 10 मार्च 1897 को मृत्यु को प्राप्त हुई। इस प्रकार सावित्री बाई जी ने हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित किए गए शूद्रों और अछूतों तथा महिलाओं को शिक्षा देने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया। भारत की पहली मुस्लिम महिला टीचर फातिमा शेख ने सावित्री बाई का सहयोग किया और उनका समर्थन किया। फातिमा शेख ने सावित्री बाई के स्कूल में पढ़ाया भी था और ज्योतिराव तथा सावित्री बाई के साथ मिलकर एक पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख
ज्योतिराव जी के मित्र थे। जब ज्योतिराव के पिताजी ने ज्योतिराव को समाज के दबाव में इसलिए घर से निकाल दिया था कि वे अछूतों के बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, तो उस्मान शेख ने ज्योतिराव और सावित्री बाई को अपने घर में रहने के लिए और स्कूल खोलने के लिए जगह दी थी। सावित्री बाई ने अछूतों को जगाने के लिए एक कविता लिखी जो इस प्रकार है। उठो अति शूद्र भाइयों जागो, परंपरागत गुलामी को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। भाइयों पढ़ने लिखने के लिए जागो। अपने अज्ञान नामक कविता में सावित्री बाई जी कहती हैं, एक ही है शत्रु हमारा, उसे भगाएं सब मिलकर, उसके सिवा नहीं है दूजा, खोजो मन में सोचो, सुनो गौर से, उसका नाम है अज्ञान। अब आपको केवल मेरे एक सवाल का उत्तर देना है। सवाल है कि महिलाओं, अछूतों और शूद्रों को ज्ञान देने वाली शिक्षा की देवियां कौन है? सावित्री बाई, सगुना बाई, फातिमा शेख या कोई और? इस सवाल का जवाब स्वयं को दीजिए और कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में भी लिखिए। जय सावित्री बाई, जय सगुना बाई, जय फातिमा शेख, जय भारत। नमस्कार।